हेलो एवरीवन। ठीक है आप लोग? इसका भी काम पड़ता है क्या? बार बार पड़ती है? बहुत पड़ती है? अब कम हो गया? थक गए आप लोग, नहीं बदले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ 20 क्वेश्चन किया था ना इससे पहले हम लोगों ने सेशन में। ठीक है, फ्राइडे को किया था मेरे ख्याल से, तो 20 क्वेश्चन किया था। अब इसी के आगे करते हैं। ठीक है 21। इस स्लाइड में मैंने 40 क्वेश्चन बनाया था। मैं सोचा था कि 2.5-3 घंटे की क्लास होगी, एक साथ पढ़ा देंगे, बट उतना नहीं हो पाता। 1.5 घंटा बहुत है करंट के लिए। तो 20-20 क्वेश्चन जो है, यही हमारा जो है प्रोसीजर यही रहेगा। 20 क्वेश्चन हर दिन करना, मतलब हर हफ्ते करना। इसमें आपको बोरियत भी नहीं होगी और ठीक से समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से पढ़िए, क्या लिखा है? Who among the following has been honored with IIT Kanpur's top alumni award recently on its 66th foundation day? ठीक है, IIT कानपुर के एलुमनाई समझते ना? हाँ उसकी एलुमनाई समझती? हाँ तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हो? हाँ पूर्व विद्यार्थी, वेरी गुड। एलुमनाई का मतलब होता है पूर्व विद्यार्थी, जहां से आप पढ़े। ठीक है, हाँ जो जहां से पढ़ा हो, आपका पटना यूनिवर्सिटी होगा, किसी का कहीं, कोई अवध से भी पढ़ा है, अवध यूनिवर्सिटी से। आप अवध यूनिवर्सिटी से कौन से कॉलेज से हो? गणपत साय सुल्तानपुर के हो? अरे हम भी सुल्तानपुर के। गणपत साय से मेरा एमए चल रहा है। हाँ मेरा एमए चल रहा है, आपकी 3rd सेमेस्टर है। ये अच्छा चलिए, कहाँ करे सुल्तानपुर में? अच्छा अलीगंज के हो। ठीक, अलीगंज हम लोग जाते थे क्रिकेट खेलने, अलीगंज इस्लामगंज, है ना। चलिए तो बताना है आपको, आईआईटी कानपुर का टॉप एलुमनाई अवार्ड किसको दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर सिंह संधू है, विवेक जोशी है, राजीव कुमार है। बताइए क्या ऑप्शन होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार कौन है? वो इससे पहले क्या थे? चीफ इलेक्शन कमीशनर। अभी भी तो यही है, चेंज हो गए? हाँ इससे पहले राजीव कुमार थे। जो करंट जो हम लोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार ही हैं। और ये आईआईटी कानपुर के ही पढ़े हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने किया है आईआईटी से, कानपुर से। उनको आपकी टॉप एलुमनाई अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो है वो 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, अभी जब ये चेंज हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे ही अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा नई पोजीशन पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। बाकी की ये जो तीनों हैं ये आपके कौन है? ये सॉरी तीनों नहीं, इसमें से एक हटा दीजिए, ये दोनों शुरू के दोनों, ये दोनों जो है ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये क्या है? इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लीन करना चाहिए था, उन्होंने ठीक से पीडीएफ बनाई नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्शन कमीशन? अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो क्या है इलेक्शन कमीशन, बताइए। हाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे यहाँ इलेक्शन कराती है। कौन कौन सी इलेक्शन कराती है? और लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन कराती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह। हाँ वेरी गुड। देखो 2 तरीके के इलेक्शन कमीशन होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है सेंट्रल में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन, और एक होता है स्टेट का, उसको कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, उसके इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की होती है। और इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन, इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। एंड इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 324। ये कौन से आर्टिकल में आता है? 324।
24 324 आर्टिकल के अंदर ही आपको चीफ या इलेक्शन कमीशन का क्लॉज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्यूमरेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ऐसी बॉडी जिसे एक्ट के जरिए बनाया जाता है, ठीक है, एक स्टैट्यूट के जरिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने लास्ट सेशन में बताया था, कोई बताइए? सेबी, वेरी गुड। सेबी एक बताया था ना, सेबी कैसी बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सेबी वाज एन स्टैट्यूटरी बॉडी बट द ये इलेक्शन कमीशन वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसीलिए बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का क्या है? एक इलेक्शन कमीशन है जो अंडर आर्टिकल 324 अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन को कंडक्ट कराना होता है। साथ ही साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जितने भी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैं वो अपने राइट टू वोट को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। मतलब आपकी जो राइट दिया गया है कि आपको हर वो आदमी जो 18 साल के ऊपर हो जाएगा, दैट पर्सन हैव अ राइट टू ये वोट, वो वोट दे सकता है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 326। आपको कोई भी इसमें रोक नहीं सकता वोट देने से। तो 326 जो आर्टिकल है, इसके अंदर जो बात कही गई है उसको भी प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे कि आपके जो राइट है 326 इसको क्या करे? परफॉर्म करवाए। ठीक है, आपके इस राइट को कोई छीन नहीं सकता, कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जब शुरू में जब बना था, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी या इसको सेटअप किया गया है 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया। ठीक है, सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 25 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को, है ना। तो वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को जब इसको बनाया गया तो ये इनिशियली एक ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ एक ही कमिश्नर होता था बस, इसके अलावा और कोई कमिश्नर नहीं होते थे। तो इनिशियली इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। इनिशियली इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी। लेकिन इसको बाद में 1993 के आसपास इसको चेंज करके मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब होता है इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो सबसे मतलब जो हेड करता है, जो हेडेड होता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 अलग कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो 2 कमिश्नर्स होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हेड करता है और जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो इसको असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेंबर बॉडी अब बन गई है। तो अब सिंगल मेंबर बॉडी नहीं रह गई। अगर आपसे कभी स्टेटमेंट पूछे कि चीफ इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन इज अ सिंगल मेंबर बॉडी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि अब एक ऐसी बॉडी बन चुकी है, मल्टी मेंबर बॉडी बन चुकी है 1993 के बाद। ठीक है, पहले क्या था, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है या चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। पहले दूसरा था, पहले कमेटी दूसरी थी, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट करता तो है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं करता, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। एक कमिटी की रिकमेंडेशन पे करता है। और उस कमेटी का मेंबर कौन होता है? उस कमेटी का मेंबर होता है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो उसको हेड करता है। दूसरा होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? राहुल गांधी है, LOP कहते हैं इनको। और तीसरा होता है आपका कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो सकता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको अपॉइंट किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेगा इसको? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप देखें तो कमेटी में ज्यादातर से किसका हो गया? प्राइम मिनिस्टर को हो गया। खुद भी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे वो भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इसी को लेकर के कंटेंशन चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
ये इलेक्शन कमीशन जो हो गया वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट या फ्री बॉडी नहीं रह गई है, क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर जो भी रहेगा, जो भी पार्टी का रहेगा, वो कभी चाहेगा क्या कि हम हार जाएं? नहीं चाहेगा ना। तो वो अपना से उसमें बढ़ाएगा, तो ऐसे इंसान को वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनाएगा जो उनके उस पे काम करे, जो उनके ऑर्डर पे काम करे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपोजिशन क्या बोलती है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? ऑपोजिशन बोलती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट बनाए गए थे वो एकदम ऐसे ही बनाए थे, सेपरेशन का बनाया गया था कि कोई किसी को चेक एंड बैलेंस रहे, कोई एब्सोल्यूट पावर परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो ये कहानी थी इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल, बड़ा डिस्कशन चल रहा है, इसलिए पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चलिए तो फिर इसी में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से पढ़िए। क्या बोल रहा है? री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, अ रोड मैप फॉर द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये जल्दी लॉन्च हुई है, अक्टूबर में ही ये जो रिपोर्ट है वो आई है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तीसरा दिया गया नीति आयोग और चौथा दिया गया नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा? नीति आयोग क्या है? व्हाट इज नीति आयोग? थिंक टैंक है, किस चीज का? गवर्नमेंट का। क्या करती है थिंक टैंक? योजना बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है, इट इज ओनली अ पॉलिसी मेकर, ये पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव नहीं है ये क्या है? एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज को बनाते हैं। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आए। इससे पहले क्या था? इससे पहले प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कब हुई थी? अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन आपका बना था कब? 1950 के आसपास, 1950 और 51 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली बात करें तो मार्च में बना था, 15 मार्च 1950। ठीक है, तो इसमें प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन वॉज ऑलवेज हेडेड बाई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। आज भी नीति आयोग का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन थी ना, ये 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। कौन सा? 5 ईयर प्लान्स बनाती थी, और ये 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होता था। ठीक है, 5 साल के लिए योजना बनती थी, और उस 5 साल के लिए योजना को फिर हम लोग क्या करते थे? इंप्लीमेंट करते थे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते थे 5 ईयर प्लान। ये आपकी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 5 ईयर प्लान हमको पढ़ने हैं। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बट ये आउटडेटेड हो गया है, लेकिन एसएससी अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अब इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गया। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछता, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है, अब तो ये खत्म हो गया। अब इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बोला है कि हाउ द टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। आने वाले 5 से 10 सालों में टेक्नोलॉजी के यूज से हम कैसे, हाउ वी कैन इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर इनपुट ऑफ द इंडिया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि राइट नाउ देयर इज अ वाइड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, हर जगह यूज हो रहा है। साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन लेवल। वो भी तो प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ सकता है। ठीक है, तो हाउ कैन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन अफेक्ट या कैन इंप्रूव द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया? इस रिपोर्ट में बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पता है आपको ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स
हाँ, इंटरनेट ऑफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT लिखते हैं। क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी गैजेट्स अराउंड यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं यहाँ हूँ, अभी गर्मी का सीजन होता है, अब मुझे पता है कि मेरा जो रूम है वो वहाँ बहुत गर्मी है, और मुझे पता है वहाँ AC लगा है। मैं कुछ ऐसा करता है कि मेरे मोबाइल से यहाँ से क्या होता है, मेरा AC ऑन हो जाता है। मुझे पता है कि मैं अभी 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा, रूम पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा तो मेरा रूम चिल रहेगा कि नहीं, बढ़िया ठंडा रहेगा, है ना। ऐसे गाड़ी है, मेरी गाड़ी है अपना, अब मेरी 4 व्हीलर खड़ी है बाहर, गर्मी है, मुझे पता है कि अभी मैं जाऊंगा तो एकदम अंदर उबलती रहेगी, तो मैं पहले से उसका क्या कर दूं, AC ऑन कर दूं। मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो, यहाँ से इंटरनेट जुड़ा हो कि मैं यहाँ से करूँ वहाँ पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी गैजेट्स हैं, है ना। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर को मुझे थोड़ा बंद करना है कि तेज़ करना है, आपने यहीं से बैठे बैठे कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है। मतलब सारी चीजें जो आपके अगल बगल हैं वो सब इंटरनेट से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी टेक्नोलॉजी कहलाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इससे भी हम एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हमारा बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सारी चीजों के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसको पब्लिश किया है किसने, नीति आयोग ने, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे चला जाए। नीति आयोग का कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरपर्सन जो उसको अपॉइंट करते हैं, जैसे अभी कौन है, हु इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, उनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। कौन वाइस चेयरपर्सन, नहीं अभी सुमन बेरी ही है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो 2-3 दिन में होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट्स के वो होते हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए, आफ्टर कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द थर्ड होम ऑफ अ चीता इन विच स्टेट? BR सुब्रमण्यम हो गए, तो चेंज कर लीजिए फिर, BR सुब्रमण्यम। BR सुब्रमण्यम, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा तीसरा एक और आपको लिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है नौरा देही। इसके लिए लिया गया है, चीते के कंजर्वेशन, क्योंकि हमने चीता मंगाया, कहाँ से मंगाया है। तुमको नींद आ रही है भाई, बहुत तेज, सोए नहीं हो तुम, हाँ रात में क्या कर रहे थे, तब कहे तुम ऊँघा रहे हो, क्या बजे से आए हो, क्या बजे से आए हो, ले 10:30 बजे से आए हो, तब भी थक गए, दाल चावल खा के आए हो दाल चावल खा के आके तो नींद लगती है, ज्यादा खा लियो, तो नहीं वो लग रहा है, रात में क्या कर रहे थे, हैं पढ़ लो तो तुम्हारी फैमिली बन जाएगी, नहीं तो सबकी बनेगी, तुम्हारी नहीं बनेगी, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करिए भाई, इतनी जल्दी नींद आ रही है, हाँ अभी तो जवान हो तुम, इतनी जल्दी थक गए, थके नहीं हो तो फिर कैसे सो रहे हो। नहीं हमको लगा भाई रात में, कुछ लोग रात में जगते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ और भी करते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरी वाली कैटेगरी में हो तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे, हैं पढ़ाता है, चलिए ऑनलाइन रात में कौन सी क्लास चलती है तुम्हारी भी तो जान वहां से नहीं निकल रही खिड़की से, हैं। जैसे एक और जोक सुनाओ आपको, एक रीजन था, एक क्षेत्र, एक शहर था, वहां पे कुछ बच्चे जो थे वो बड़े बदतमीज टाइप के पैदा हो रहे थे, तो वहां के लोग बड़े परेशान थे कि यार ये जो नए बच्चे आ रहे हैं इनके अंदर कोई तमीज ही नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल अबे तबे, और ऐसे बात करते हैं, कोई तमीज से बात ही नहीं करता। तो वहां के साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक दवा बनाई, कैप्सूल बनाया, उस कैप्सूल को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसको खिला दिया। अब जब उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा पैदा हुआ
तो जब बड़ा हुआ तो देखा यार तो बड़ा बढ़िया अदब वाला है, हमेशा जी जनाब और तमीज से तहजीब से बात करता है। तो बड़ा वो लोग खुश हुए हैं साइंटिस्ट लोग। तो फिर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि एक दूसरी लेडी थी, उसको 4-5 टैबलेट एक साथ खिला दिया कि आपकी और ज्यादा बढ़िया अदब वाला बच्चा पैदा होगा। अब जब खिला दिया, अब वो उसके प्रेग्नेंट का टाइम पूरा हो गया, 9 महीना, अब वो हो ही नहीं रहा था बच्चा, बड़ा परेशान वो लोग। तो फिर जब स्कैन अल्ट्रासाउंड करके देखा गया तो देखा गया अंदर ट्विंस हैं, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं पहले आप, नहीं पहले आप। तो पहले आप में गाड़ी वहीं रुकी है। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, 4th। ठीक है, पहला आप बताओ हमें नेशनल पार्क क्या होता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है? और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, और नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों है इन सिटू। देखो कुछ डिफरेंस है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को बनाया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लेता है बताइए किस साल में आया? 1972 में आया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में आया। इसके अलावा 2 और बनाए गए थे, टोटल 5 प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो केयर किया गया किसका? वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जिसमें जो आउटर एरियाज होता है उसको बार्ड वायर लगाते हैं, मतलब कांटेदार नोकीले तार लगाते हैं, ऐसा ये इसका बफर जोन होता है। और इसके अगल बगल क्या करते हैं? ऐसे कांटेदार, ऐसे बार्ड वायर लगाते हैं। और इसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है, कोई जा नहीं सकता, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानवर भी जाके उसमें चिपक जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये इसमें 24/7 आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये बफर जोन होता है, जो मेन सेंटर होता है, वहां पे कोई नहीं जा सकता, वो टोटली प्रोहिबिटेड होता है। इवन वो टूरिज्म के लिए भी अलाउ नहीं होता है। नेशनल पार्क में आपको टूरिज्म के लिए सिर्फ पेरी फेरी में लेके जाते हैं, बस अंदर नहीं लेके जाते हैं। दूसरा, इसको एकदम पूरी तरीके से नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं। जैसे जंगल में अगर कोई पेड़ गिरता है तो कोई जाके पेड़ को हटाता है, कोई जानवर मर जाता है तो ऐसे पड़ा रहता है, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। ऐसे ही नेशनल पार्क होता है कि अगर कहीं पेड़ गिर गया, कोई जानवर मर गया, तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब एज अ फॉरेस्ट की तरह उसको बनाते हैं, नेचुरल हैबिटेट बनाते हैं। उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, प्रोटेक्टेड एरियाज होता है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई उसके अंदर इंफ्रिंजमेंट ना करे, कोई लंबरिंग ना करे, लकड़ी ना काटे, कोई हंटिंग ना करे, लेकिन उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, उसमें जानवर जैसे हैं वैसे रह रहे हैं, पर्पज है उनको प्रोटेक्ट करना। अगर हम बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगेंगे तो हमारे इंटरफेरेंस से उनकी जो पॉपुलेशन है वो घटेगी नहीं। अगर हमने नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो सब लोग जंगल काट ले जाएंगे, जानवर मार ले जाएंगे, हंटिंग प्रोटेक्ट के लिए, है ना। जैसे टाइगर रिजर्व क्यों बनाते हैं? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, और इसमें 24/7 सर्विलांस होते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, नाइट विजन कैमरा लगा रहता है, और हंटिंग एंड लंबरिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। अगर आपको पकड़ा जाता है तो शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है, आपको तुरंत गोली मार देंगे। लंबरिंग मतलब लकड़ी काटना। ठीक है, हंटिंग मतलब शिकार करना। तो हंटिंग एंड लंबरिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिट होता है, और अगर आपको पकड़ा गया तो आपको शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है। पूछेंगे नहीं, पहले मार देंगे, फिर बाद में पूछेंगे क्यों काट रहे थे। ठीक है, अब भाई आप सोच लीजिए कौन बताएगा। और दूसरा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी तरह होता है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, नेशनल पार्क को जब बनाया जाता है तो बीच में अगर कोई भी ट्राइबल एरियाज आते हैं तो उनको रीलोकेट किया जाता है, उनको फिर वहां रहने नहीं दिया जाता। हाँ, उनको फिर से रीलोकेट कर दिया जाता है, कहीं और उनको ले जाके बसाया जाता है। दूसरा, अगर कोई भी ट्राइबल एरिया नेशनल पार्क के अगल बगल कहीं भी रहती है तो उनको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप किसी भी तरीके से नेचर को पॉल्यूट नहीं कर सकते। पता चला आपने नदी गंदी कर दी या कुछ कर दिया तो फिर वो पानी बह के जाएगा, आगे जानवर पिएंगे, जानवर फिर क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सारी चीजें नेशनल पार्क के अंदर होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम होती है,
अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाते हैं तो वहां पे अगर कोई भी ट्राइबल एरियाज आते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, रहने दिया जाता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप किसी भी तरीके से नेचर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 24/7 सर्विलांस होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी होता है, लेकिन वहां पे अगर आपको लंबरिंग एंड हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको मारा नहीं जाता, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें बफर जोन के अंदर टूरिज्म अलाउ होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। नेशनल पार्क के अंदर बफर जोन के अंदर टूरिज्म अलाउ नहीं होता है। नेशनल पार्क हमारे यहाँ 100 से ज्यादा है, कभी आपसे नहीं पूछेगा ये 100 के नाम बताइए, ठीक है। जब कोई नया नेशनल पार्क डिक्लेयर होगा तो आपको सिर्फ वही पढ़ना रहेगा, ठीक है। जैसे अभी 106, 107 है, अभी कोई नया डिक्लेयर होता है तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो न्यूज में रहेगा वही पढ़ना है, एकदम पुराने आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे पास 572, 573 है, तो अब 572 याद करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो नया जो आपके चर्चा में रहेगा उसी को आपको पढ़ना रहेगा। चीता हम लोगों ने इसको मंगाया है, कहाँ कहाँ से मंगाया है? पहला तो नामीबिया से मंगाया है। क्यों मंगाया है? क्योंकि हम लोगों ने हंटिंग कर करके चीता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है ना। बिग कैट में चीता भी आता है, बात समझ में आ रही है। तो चीता एक टाइम पे हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ राजा महाराजा के पास काम वाम तो था नहीं, तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे, दिन भर अपना घर पे रहते थे, शाम को शिकार करते थे, तो चीता मार देते थे, है ना। ये तो कहिए हमारे यहाँ जो जूनागढ़ जो रियासत है, जो जूनागढ़ रियासत थी, वहां का जो नवाब था उसने एशियाटिक लॉयंस को कंजर्व कर लिया, नहीं तो हमारे एशियाटिक लॉयंस भी खत्म हो जाते हैं। और अब एशियाटिक लॉयंस कहाँ रहते हैं, कौन से नेशनल पार्क में रहते हैं? गिर नेशनल पार्क में। जूनागढ़ ये आपका गुजरात में पड़ता है, गिर नेशनल पार्क, और वहां पे एशियाटिक लॉयंस को कंजर्व किया गया, और अब अच्छे खासे हैं, अब तो इतने हो गए कि बाहर टहलते हैं। हाँ, वो उनको फिर रिलोकेट करने की बात हो रही है, 600 से ज्यादा हो गए, है ना। तो अब गिर नेशनल पार्क में क्या होते हैं, शाम वाम को पूरी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। शेर और जो टाइगर होता है ये फैमिली मैन होता है, याद रखिएगा, इनकी टेरिटरी होती है। जैसे टाइगर एक ऐसा क्रिएचर है जो हमेशा, एक टाइगर 3-4 उसकी टाइग्रेस होती हैं, अकेले टाइग्रेस नहीं रखता, 4-5 रखता है, और उसकी टेरिटरी होती है, और 150-160 किलोमीटर टेरिटरी होती है उसकी। और रात को क्या करता है, उसकी पेट्रोलिंग करता है, हंटिंग तो करता ही। अब टाइगर एक दिन में पर डे वो नहीं करता, शिकार नहीं करता, वो हफ्ते में एक बार करता है, और जब करता है तो 40-50 किलो गोश्त खा जाता है एक बार में ही, ठीक है। तो वो डेली डेली नहीं खाता हमारी तरह, तो वो एक बार खाता है और पूरी तरीके से खा लेता है, फिर थोड़ा बहुत खाता रहता है, ठीक है। और जो टाइगर होती है, टाइगर की जो टेरिटरी होती है 150-160 किलोमीटर होती है, स्क्वायर किलोमीटर, उसकी पेट्रोलिंग करता है, कोई दूसरा टाइगर उसके अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक टाइगर है जिसका नाम है मटकासुर। मटकासुर एक ऐसा टाइगर है जो अभी काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी टेरिटरी में कोई टाइगर उसको अभी हटाया नहीं है, डिस्प्लेस नहीं कर। टाइगर में ऐसा ही होता है, अब वो बुढ़ा हो जाएगा, कोई दूसरा टाइगर आएगा उसको मार के चला जाएगा, तो उसकी टेरिटरी हो जाएगी, उसकी टाइग्रेस इसकी टाइग्रेस हो जाएगी, तब ऐसे चलता है, ठीक है। यही हाल आपका शेर का भी है, लॉयन का भी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ चीता खत्म हो गया, तो पहला नामीबिया से मंगाया, दूसरा कहाँ से मंगाया, साउथ अफ्रीका से मंगाया, तीसरा कहाँ से मंगाया, बोट्सवाना से भी मंगाया गया है। बोट्सवाना भी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। तो 3 देशों से आपको चीता को इंडिया में इंपोर्ट किया गया है, ठीक। लेकिन हम अभी भी नहीं रख पा रहे, कई सारे चीता मर भी गए हमारे यहाँ, है ना, देखा होगा आपने न्यूज में, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अज्यूम चार्जेस एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? किसने अभी इसको इंचार्ज बनाया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, BIS का? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, पहले बताओ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है क्या? संजय गर्ग तो सही है, बट मैं पूछ रहा हूँ ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है क्या काम होता है इसका? हाँ ठीक है। जितने भी हम लोग के यहाँ गुड्स होते हैं, ठीक है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये BIS की होती है, ठीक है। और ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, याद रखिएगा, ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर
अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करते हैं और इसका भी इंचार्ज बनाया गया है किसको? संजय गर्ग को। ठीक है, मूविंग ऑन। यही है संजय गर्ग साहब, ये भी आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए, इसमें कई सारी चीजें आपको पता चलेंगी। हाँ, मेंटेन करना मतलब होता है कि आपका जो, जैसे आपने देखा होगा पहले तराजू होता था बांट वाला, है ना, तो जो बांट वाले तराजू होते थे ना, तो हर साल में एक बार वो बीआईएस वाले लेके जाते हैं, आपके तराजू को देखते हैं, मेजर करते हैं, और जो आपका ये जो तराजू जो बांट रहता है उसको भी नापते हैं कि आधा किलो है कि नहीं, है ना, फिर उसमें मोहर लगाते हैं, और ये साल में एक बार कराना जरूरी है, नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर क्या लगता है? फाइन लगता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लेके जाते हैं। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीआईएस की होती है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, कोई फ्रॉड ना हो, उन सारी क्वालिटी को मेंटेन करना है। इवन फूड का भी आइटम भी इसी के अंदर आ जाता है बीआईएस के अंदर। ठीक है, कि आप कोई मिलावट ना करें, सामान जो दे रहे हैं आपने पैकेट पे लिखा है 1000 ग्राम और वो 900 ग्राम ही निकला है, ये कौन इसका देखेगा? तो ये बीआईएस देखता है कि कोई किसी भी तरीके का कंज्यूमर के साथ फ्रॉड ना हो। जो उसमें लिखा है, जैसे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, अब पता चले आपने डाला हुआ है कुछ और, इंग्रेडिएंट लिख दिया है कुछ और, ऐसा नहीं कर सकते आप लिखिए पूरी तरीके से जो जो सामान आपने इसके अंदर डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीआईएस की होती है। ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीआईएस की। वो स्पेसिफिक खाने में करती है। हाँ, ये ब्रॉड है, ये अम्ब्रेला है, ये उसमें भी देती है, लेकिन ये ज्यादातर मेजरमेंट में देखती है, एडल्टरेशन में नहीं देखती कि पता चले आपने कुछ और मिला दिया, उसकी क्वांटिटी और घटा दिया है, क्वालिटी घटा दिया है, ये दूसरे का काम है। बीआईएस का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेट, इस सबको मेजर करना, ये इसका काम होता है बीआईएस का। ठीक है, चलो अब इसका बताओ भाई, ऑप्शन क्या होगा? पहले आप हमें ये बताइए, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है ये? कभी नाम सुने? देखिए बहुत सारे बच्चे को लगता है कि हम, अच्छा आप लोगों को शक्ल देखने के बाद ऐसा लगता है आप लोगों को कुछ नहीं पता। डेफिनेटली सी बात है कि आप देखिए करंट अफेयर से हैं, करंट अफेयर में किसी को पता होता भी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हर दिन एक नया टॉपिक है, एक नई चीज़ है। ठीक है, तो ये कोई मैथ तो है नहीं कि मैंने आपको कोई बता दिया फॉर्मूला, अब आपको आ रहे हैं आप लगाते चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, तो और हर दिन आपको नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये अपने दिमाग में रख के बैठिए कि हमको कोई नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा। नहीं, आप अगर आप ये अपने दिमाग में रख के बैठोगे कि हमको क्यों नहीं आ रहा है ना, तो नहीं, आपको सीखना है। और करंट अफेयर्स मतलब होता है पर डे न्यू, पर डे आपको क्या मिलेगा, नया चीज़। ठीक है, अभी देखिए ग्रुप डी के पेपर हो रहे हैं, ग्रुप डी में रेलवे का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस में करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है ना। पिछले 2-3 सालों में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सीएचएसएल के कितने लोगों ने पेपर दिए, किसी ने दिया? अगर दिया होगा किसी ने तो देखिए वहां पे भी आपको 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछे गए। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, और जब आप एक लेवल पे पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपकी तैयारी जब हो जाएगी तो फिर आपका करंट अफेयर्स कहीं से भी आएगा। देखो 1 साल पुराने से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछता, किसी भी पेपर में नहीं पूछेगा, तो हमको बस 1 साल का कवर करना है बस। जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके बाद से फिर आपको करंट अफेयर्स कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ लेना थोड़ा बहुत बस, है ना। तो करंट अफेयर्स सिर्फ हमको क्या करना है, एग्जाम को निकालने के लिए पढ़ना है, 1 साल का हमें कवर करना है, और ये हमारी ये ज़रूरत है भाई, अभी तो करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, देखिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या, जैसे हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को, है ना, हम लोग जो गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर बिजनेसमैन के पास राइट है वो बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट कर ले, नहीं। कुछ कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बिजनेसमैन, उनको ही राइट मिलता है, उनको ही लाइसेंस मिलता है कि वो बाहर से क्या करते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और फिर जो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं, जो दूसरे दुकानदार होते हैं, वो उनसे खरीदते हैं। ऐसा नहीं है सबको लाइसेंस नहीं मिल गया कि सब मंगाना शुरू कर देंगे, है ना। तो जो बिजनेसमैन जो बाहर से मंगाते हैं, और दूसरी चीज ये जो सोना होता है ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इसका रेट होता है, ऐसा नहीं है कि ये इसका और पर डे रेट मतलब चेंज होता रहता है ना। तो ये एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही हम लोगों ने एक इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया। बुलियन का मतलब भी होता है यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, इसके अलावा डायमंड, ये सारी चीजें बुलियन में आ जाती हैं, ठीक है। प्लैटिनम ये भी बुलियंस में आते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्सचेंज बनाया और ये सेंटर कहाँ बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया है गिफ्ट सिटी में। ये गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में ये गिफ्ट सिटी है। और ये गिफ्ट सिटी के अंदर क्या बनाया गया है? ये बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है। यहीं पे क्या होता है, आप सोने को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है कि अगर आप ये इसके मेंबर हैं, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के मेंबर हैं, और अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो एक बैंक ने आपको प्रेफरेंस दिया है। ये 4 बैंक के नाम दिए, इसमें से एसबीआई ने आपको क्या दिया है? प्रेफरेंस दिया है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा, आपको लोन आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन है। ये गिफ्ट सिटी याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी आज जाके पढ़िएगा ये है क्या, किस लिए बनाया गया है गिफ्ट सिटी। इसके अलावा इसका सेंटर हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, ये कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी को गिफ्ट सिटी क्यों कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा जाके आज इस पे रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, और ये इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर एशियन यूथ गेम्स परफॉर्मेंस इन 2025 इन मनामा, बहरैन, विनिंग कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने? 36, 44, 48, 56, बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहले एशियन यूथ गेम कहाँ हुआ है, अभी ये पे पता चल गया कहाँ पे हुआ है। एशियन यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? बहरैन में हुआ है। अगला एशियन यूथ गेम कहाँ होगा? एशियन यूथ गेम अगला होगा आपका 4 साल के बाद, और वो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा 2029 में। कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में, कहाँ पे है? हाँ एशिया में, सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो 2029 में आपका नेक्स्ट होगा। और इंडिया ने इसमें जीता है कितना? 48 मेडल्स। कितने जीते हैं? 48 मेडल्स। इसमें से कितने गोल्ड जीते हैं इधर देख लीजिए। टोटल मेडल 48 है, गोल्ड जीते हैं 13, सिल्वर जीते हैं 18, ब्रॉन्ज जीते हैं 17, ठीक है। ये तो यूथ गेम है। अगर मैं एशियन गेम्स की बात करें तो सन 2026 में एशियन गेम्स होगा जापान में। कहाँ होगा? जापान में, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए। बताइए। 2 नवंबर, श्योर। देखो इसमें लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? और जैसे नेशनल पार्क वगैरह बनाया गया ना, वैसे ही यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इन्होंने 1971 में इस प्रोग्राम को चलाया, और इसके अंदर बहुत सारा बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। क्या बनाए? बायोस्फीयर रिजर्व बनाए। बायोस्फीयर रिजर्व, इनका कहने का मतलब है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि ऐसा प्रोटेक्टेड एरियाज कि जहां पे क्या हो, जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है उसको हम क्या करें, उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। जितने भी आपके फ्लोरा एंड फौना है इन सबको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाइए और उसको क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए, ठीक है। तो बायोस्फीयर, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर हमारे 18 हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। यूनेस्को ने कितने को रिकॉग्नाइज किया है? ओनली 13 को। और इसको डिक्लेयर किया जाता है 3 नवंबर को। कब डिक्लेयर किया जाता है? 3 नवंबर को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैं? बताइए।
क्या कह रहा है? बोगाबील लेक इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कटिहार में कौन सी नदी जाके गंगा में मिलती है? कटिहार में कौन सी नदी जाके गंगा में मिलती है? गंडक, वेरी गुड। कोसी, कोसी मिलती है। कौन मिलती है? कोसी। अच्छा, कल से आपकी ऑनलाइन चलेगी 6 बजे यूट्यूब पे, ठीक है जी। एस अगर आपको शुरू से एकदम पढ़ाऊंगा तो आप लोग उसमें लाइव रहिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। एकदम शुरू से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, अरे मेरे दोस्त पर भाई बात तो सुन लो। हाँ? मैंने कहा वहां पे मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं वहां पे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो वहां पहले क्वेश्चन एंड टॉपिक, तो बैच में तो चलेगी एज यूजुअल आपकी जो क्लास होगी, ठीक है। अब बैच में कब चले वी डोंट नो, हम पहले से ही तो पढ़ सकते हैं, तो आपको वहां भी समझ में आएगा। और बहुत स्क्रैप से पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वहां पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, ऐसे ही होगा, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको वहां पे चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर क्वेश्चन, फिर बेसिक, फिर क्वेश्चन, ऐसे होगा, ठीक है। क्लास में थ्योरेटिकल चलता है, वहां पे आपको प्रैक्टिस के साथ होगा, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां भी आपको होगा। बाकी जब क्लास चलेगी तो क्लास में तो पढ़ाया जाएगा। क्या हुआ? नहीं, मॉर्निंग में 6 बजे कौन उठेगा? इवनिंग में, ठीक है, शाम को 6 बजे। तो कल मिलेंगे हम लोग शाम को 6 बजे यूट्यूब पे। हाँ हाँ, बस 1 घंटे की क्लास, 40-45 मिनट्स क्लास रहेगी बस पर डे। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दिखा देंगे तो आपको आएगा ही नहीं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। नो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें एक आ रहा है कटिहार डिस्ट्रिक्ट की बात कर लिए। यहां पे एक आया है रामसर साइट। नाउ व्हाट इज रामसर साइट? रामसर साइट क्या होती? कुछ भी जो आपको पता हो, कभी सुना है नाम? रामसर कहां पड़ता है? शहर का नाम है? ईरान का एक शहर है, वेरी गुड। ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है। वहां पे एक कन्वेंशन हुई थी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुई। कन्वेंशन मतलब समझते हैं? कन्वेंशन का मतलब होता है कई सारे लोग एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब मिलते हैं उसको कन्वेंशन कहते हैं। मतलब पहले से प्री डिटरमाइन होता है कि हम इस पर्पस से वहां पे क्या है इकट्ठा हो रहे हैं, इसी टॉपिक पे बात होगी, एजेंडा पहले से डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन को कन्वीन किया गया, कहां पे? इन द सिटी ऑफ रामसर। इसीलिए उसको हम लोग जानते हैं रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट्स के नाम पे। अब ये रामसर साइट में किस टॉपिक पे बात हुई है, डिबेट क्या था या उनका एजेंडा क्या था? टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी? टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। किसकी? वेटलैंड्स। अब ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर वेटलैंड्स? वेरी गुड, दलदली भूमि होनी चाहिए, ऐसा एरिया जो साल के 10 से 11 महीने पानी से ढका हो, एकदम वो दलदली मार्शी एरिया बन जाए, उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। और ये वेटलैंड्स जो होते हैं बहुत ही हाई एंड रिच बायोडाइवर्सिटी होते हैं। आपको ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे कीड़े, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, ये सब मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही रिच होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी इनकी बहुत रिच होती है। अब होता क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जितने भी वेटलैंड से पार्ट पार्ट के वहां क्या बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। तो ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे एरियाज को गवर्नमेंट क्या करे, प्रोटेक्ट करे, नहीं तो ऐसे अर्बनाइजेशन के उसमें तो सारे खत्म हो जाएंगे और फिर जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या होती है, वो डेड हो जाती है, वो तो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ इन द सिटी ऑफ रामसर लोकेटेड इन ईरान। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रामसर कन्वेंशन। और इसीलिए हर 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? वेटलैंड डे बनाते हैं। हर एवरी ईयर 2 फरवरी को क्या बनाते हैं? वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर तो नहीं था, मतलब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, रामसर कन्वेंशन में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बाद में इसको इंडिया ने क्या किया, एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। और इस वक्त इंडिया के पास कितने हैं? 94 रामसर साइट्स है, ठीक है। तीसरे दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है। पहले नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, इसके पास 177 है, 174 174 रामसर साइट्स है किसके पास? यूके। दूसरे पे आता है आपका मैक्सिको, मैक्सिको के पास है 144, कितनी?
144 और इंडिया आता है जिसके पास है 94। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक। अब आपके पास एक होमवर्क ये है कि आप देखिएगा इंडिया के स्टेट्स में सबसे ज्यादा किसके पास है और सबसे कम किसके पास है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में जहां पे ये पीडीएफ लिखेंगे वहीं पे आप इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, कि इंडिया के किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है और किसके पास सबसे कम है। क्या हुआ, इतना परेशान हो? मैंने अभी बताया कि करंट अफेयर से भैया नहीं आएगा, काहे का इतना परेशान होना है? अभी तो शुरुआत हुई है, काहे इतना डर रही हो, आराम से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास में आपको आ जाए, एग्जाम में ना आए तो कोई मतलब है? एग्जाम में आना चाहिए, जिस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम में हमको करके आना है। अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग। ठीक, तो अभी डायरेक्ट हम आपको आपको आ जाए, मैंने अभी आपको बताया कि करंट अफेयर में पर डे आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी, है ना, नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये बताइए, इनकरेक्ट बताना है, देख लो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ? दोनों सही है, इनकरेक्ट पूछा है, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। रशिया ने अभी एक न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, खबरवुस्क, ये रशियन नाम है। और दूसरा कह रहा है कि ये जो है ये न्यूक्लियर वाटर ड्रोन पोसाइडन इसको कैरी करती है। ठीक है, क्या होता है ये पोसाइडन, क्या है, ये एक ड्रोन कैरियर है, क्या करता है, ड्रोन कैरियर लेके जाता है, ठीक है, सबमरीन्स को। ठीक है, और रशिया ने अभी इसी को लॉन्च किया। दोनों ऑप्शन इसमें से सही है, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट में नीदर वन नॉर टू, कोई इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा सबमरीन में अगर बात किया जाए या न्यूक्लियर नेवी पावर में बात किया जाए तो दुनिया की सबसे स्ट्रांग नेवी किसकी है, यूएस की है, ऑब्वियसली, नो डाउट। इसके बाद दूसरी नेवी कौन हो सकती है, हाँ, यूके को आप क्या भूल रहे हैं, यूके की जो नेवी है बहुत मजबूत है। ठीक है, इंडिया जो है वो आर्मी मतलब थल सेना में बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ थल सेना बहुत बड़ी है, लेकिन नेवी पावर में अगर देखा जाए तो यूके जो आती है वो सेकंड नंबर पे आती है, बहुत पावरफुल है हमेशा से, एंशिएंट टाइम से यूके क्या है, मतलब जब कॉलोनिज्म शुरू हुआ था तब से यूके अपनी कॉलोनी जब बनाना शुरू किया तो यूके की नेवी हमेशा से स्ट्रांग रही है। ठीक है, अगर आप देखो तो यूके एक आइलैंड ही तो है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है तो नेवी को उन्होंने बनाना है। ठीक है, तो नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बाकी रशिया भी कम नहीं। अच्छा, ये ऐसे कोई आंकड़ा दिया जाता है, ऐसा ये आंकड़ा जो दिया जाता है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को लड़ाई करा के देखा गया कौन जीता कौन हारा, नहीं, इक्विपमेंट्स और इन सब की बेसिस पे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई मतलब और कोई उस मतलब डेटा नहीं होता है। बाकी हो सकता है कभी कभी लड़ाई हो कोई बहुत पावरफुल कंट्री की, कमजोर देश है, कमजोर वाला जीत जाए, जैसे वियतनाम की लड़ाई हुई थी किससे, अमेरिका से। यूएस आके हमला कर दिया वियतनाम के ऊपर, वियतनाम ने कई साल तक लड़ाई लड़ी और हरा दिया, यूएस भाग के गया यहां से वियतनाम में। ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ भी हुआ, 23 ईयर्स 23 साल तक अफगानिस्तान लड़ाई लड़ता रहा, इससे यूएस से, और ये हुआ यूएस भाग के गया। और जब यूएस आया था तो उन्होंने क्या कहा कि हम तालिबान को खत्म कर देंगे, तालिबान को एकदम यहां से मिटा देंगे। जैसे ही किया दूसरे दिन तालिबान ने हुकूमत बना ली, आज वहां रूल कर रहे हैं तालिबान। तो 23 साल तक तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये सिर्फ डेटा होता है, बाकी जो ऑन द बैटल ग्राउंड जो लड़ लेता है वही देश जीत जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके रिगार्डिंग, पूर्वी प्रचंड प्रहार। चलो ये जल्दी से बताओ, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, पूर्वी प्रचंड प्रहार एक एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे त्रिशूल है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने त्रिशूल के बारे में पढ़ा था, बताइए जल्दी से क्या होगा, ओनली वन, सेकंड गलत है,
ये मेचुका आसाम में नहीं है, मेचुका जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ट्राई मिलिट्री सर्विस तो है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें तीनों, ठीक है, नेवी भी होती है, एयरफोर्स भी होती है और आर्मी भी होती है, तीनों मिलकर एक्सरसाइज को कनेक्ट कराती है। और ये कहाँ पे हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, ना कि मेघालय में हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है ये क्या है? ये गलत है। ओनली सही स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली वन, ठीक है। लोकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, और कभी कभी डेट से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो डेट अगर इंपॉर्टेंट है तो डेट से भी क्वेश्चन पूछता है, वैसे लोकेशन से क्वेश्चन बहुत आती है। और तीसरी चीज, एक्सरसाइज में आपको क्या क्या नाम याद रखना है। पहली चीज तो किसके किसके बीच में एक्सरसाइज हो रही है, कौन कौन सा पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तीसरा आपको डेट, अगर डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी कौन कौन सा पार्टिसिपेंट कंट्रीज है ये, और लोकेशन, ये बड़ा कॉमन है, ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। अंडर ऑपरेशन वीड आउट, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है वीड आउट, ये इंडिया में चलाया जा रहा है, ठीक है। ये है कि अभी बात करते हैं इसके तहत 42.34 किलोग्राम ये हाइड्रोपोनिक वीड मतलब एक तरीके से ड्रग्स है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक वीड्स को क्या किया गया है, जो 42 करोड़ रुपए का है, बाप रे बाप, मतलब 1 किलो लगभग 1 करोड़ रुपए का है। यही काम किया जाए क्या? तो इसको अभी सीज किया गया है। कौन से एयरपोर्ट पे सीज किया गया है, यही बताना है आपको, बताइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है ये? दिल्ली में। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात। और ये केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसको जो पकड़ा गया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे पकड़ा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक। मुंबई में इसको पकड़ा गया है, ठीक। समझ रहे हैं कितना? 42 करोड़ रुपए का लेके आया था। भाई हम कभी खाए नहीं है तो हम बता नहीं सकते, मैंने कभी इसका टेस्ट नहीं किया तो मैं कैसे बताऊं? पता नहीं, ये मेरे ख्याल से उससे बनता है, ओपीएम से। गाजीपुर में होता है लेकिन वो गवर्नमेंट की निगरानी में होता है ना, ऐसे थोड़ी कि जो मन में आए वहां पे उगा लूं, ठीक है। आपको उसका ठेका मिलता है, लाइसेंस मिलता है, और आपका जितना आपका प्रोडक्शन होता है वो सब गवर्नमेंट ले लेती है। ये थोड़ी कि लो थोड़ा सा रख लो घर में, मन करे फूक लेना ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, बस ये मेडिसिन बनाने के लिए होती है, इसीलिए गवर्नमेंट देती है, ठीक है। एनेस्थीसिया वगैरह बनता है तो उसमें इस्तेमाल होती है। बाकी ये क्या नाम है, आप अगर याद होगा तो इंडिया अगर ऐसा है, समझिएगा, यहां पे 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल यहां बनता है और एक ट्रायंगल यहां बनता है, याद है? इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल और इसे बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। याद है? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है? देखो 2 एरिया होता है, इधर आता है गोल्डन ट्रायंगल, इधर जैसे म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सारे देश पड़ते हैं, साउथ एशिया पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है। और इधर हमारा नागालैंड, मिजोरम, असम, इधर इधर इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पेट्रोलिंग होना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने फैमिली मैन देखा होगा तो सारी शूटिंग यही हुई है ना, नागालैंड वगैरह पे। जब वहां पे देखोगे तो इतना ज्यादा डेंस एरिया है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ बहुत ज्यादा होती है। और पहाड़ों में बहुत ज्यादा क्या होता है, ड्रग्स सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पहाड़ों में एक कहावत ही मशहूर है कि सूरस्त पहाड़ मस्त। वो सब मतलब जैसे ही सूरज डूबता है पी के चिलम सो जाते हैं। पुराने जमाने में बहुत ये लोग यहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, और इवन आज भी है। अपने इंडिया में इधर से बहुत ज्यादा ड्रग्स आते हैं, और दूसरा इधर से आता है, ये गोल्डन क्रिसेंट बनता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा ओपियम की खेती होती है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है वैसे उनके यहाँ ओपियम की खेती होती है, अफीम की। सब अफीम की, पॉपी की कल्टीवेशन करते हैं। ये तो अब बंद हो गया, नहीं तो ऐसा पॉपी की कल्टीवेशन होती थी कि इंडिया परेशान था उनसे। वो लोग बनाए ला के इंडिया में डंप करें, ठीक है। किसी भी देश को आपको बर्बाद करना है, आप वहां ड्रग्स की आदत लगवा दीजिए, यूथ बर्बाद हो जाएगा। और ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि ऐसा एडिक्शन होता है कि आप छोड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो वहां पे क्या कर दीजिए, ड्रग्स पहुंचाना शुरू कर दीजिए। इसीलिए देखिए हर देश ड्रग्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज बनाती है। अपने इंडिया में तो तब भी वो है, गल्फ कंट्रीज में अगर आपको जरा सा भी ड्रग्स मिल गया, कुछ नहीं सुनेंगे, वो सजाए मौत डायरेक्ट। हाँ, यूएई में अगर आपको पकड़ लिया आपको शूट कर देंगे। अभी इंडिया में एक लड़की थी यहीं जौनपुर की, तो वो गई, उसको पता नहीं कैसे इसमें, पता नहीं उसने किया था कि नहीं किया था, वो फंस गई इसी ड्रग्स के चक्कर में। तीसरे दिन फांसी दे दी उसको, और वहां फांसी नहीं देते, वहां शूट करते हैं, ठीक है, या कोड़ा मारते हैं। 72 कोड़ा मारेंगे, कौन जी पाएगा? एक कोड़े में इंसान वाइब्रेट करने लगेगा, तो 72 कोड़ों में तो ऐसे मर जाएगा, है ना। तो लॉज बहुत सख्त हैं यूएई वगैरह में, ठीक है। हमारे यहाँ रेप वगैरह के जो चार्जेस होते हैं चलता रहता है, चलता रहता है, पता चले जो रेपिस्ट है वही मर गया। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे रेप किया दूसरे दिन फांसी डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैरिड आदमी है तो उसके लिए जानते क्या सजा है? मैरिड आदमी है अगर उसने किसी लड़की का रेप किया है तो उसको जमीन के अंदर धसाते हैं, सर ऊपर रहने दो, और पत्थर से तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए, ये सजा है। और अगर अनमैरिड है तो 82 कोड़े मारे जाते हैं, मतलब 82 कोड़ा। मर गया तो ठीक, नहीं मर पाया, जैसे मान लो मर गया 70 कोड़े में ही मर गया, 12 कोड़ा बच गया, कबर बनाओ, कबर के ऊपर मारो 12 कोड़ा। इतनी सख्त सजा है, इसीलिए वहां पे बहुत इतने क्राइम नहीं है ना। हमारे यहाँ अगर ऐसा लॉ बना दे तो हमारे ऐसा लॉ बना दे तो कितने लोग बेचारे बेफजूल इसी में फंस जाए, है ना। चलिए, तो ये है, तो ये कहां से पकड़ा गया इसको? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां से? मुंबई से, ठीक है। वैसे लॉज जो होने चाहिए ना, सजा जो होनी चाहिए वो सख्त होनी चाहिए। जब सजा सख्त होती है तो क्राइम क्या होता है? कम होता है, ठीक है। चलो इसको बताओ, इंडियन आर्मी डैश कमांड हेल्ड वायु समन्वय सेकेंड ड्रोन एक्सरसाइज रिसेंटली, कहां पे हुआ है? कौन सा, मतलब इंडियन आर्मी का कौन सा? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न, किस कमांड ने यहां पे इसको एक्सरसाइज को रिसेंटली कंडक्ट करा है? आंसर है सदर्न, ठीक है, सदर्न ने करा है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा सदर्न कमांड ने क्या किया है? वायु समन्वय सेकेंड ड्रोन एक्सरसाइज, ठीक है। लोकेशन इसकी कई जगह है, एक जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए नहीं पूछा है। यहां पे लिख दिया मैंने, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, द वर्ल्ड सेकेंड समिट फॉर द सोशल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इस सिटी में अभी सोशल डेवलपमेंट जो समिट हुई है वो कहां पे हुई है? 4 से 5 नवंबर को। अबू धाबी, कहां है अबू धाबी? यूएई में। दोहा कहां है? कतर में है। और अल जवाहर कहां है? यूएई में ही है। और शारजा कहां है? ये भी यूएई में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोहा है। क्या है? दोहा। ये तो ठीक है, आप हमें ये बताओ पहले सोशल डेवलपमेंट होता क्या है? व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सामाजिक विकास, सही है। क्या है समाज, आपका हुआ सामाजिक विकास? नहीं हुआ? तो क्या है सामाजिक विकास, कब होगा? कैसे पहचाने कि सामाजिक विकास हो गया हमारा? नौकरी लग जाएगी विकास हो जाएगा? अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं नौकरी को भी लेके, पता नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो इंसान बेकार। ऐसा नहीं है। जॉब इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ लाइफ। ये पूरी तरीके से आपकी जिंदगी नहीं है, एक जिंदगी का एक हिस्सा है। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो फिर कुछ और किया रहेगा, तू नहीं कोई और सही है? कोई और नहीं कोई और सही। तो सोशल डेवलपमेंट किसे कहते हैं बताइए? सामाजिक विकास। देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आपको कितना आता है। थोड़ा बहुत तो कुछ तो एक्सप्लेन करो, कुछ तो बताओ। तुम बताओ भाई, क्या नाम है आपका? खड़े हो। अरे है, खड़े तो हो। क्या नाम है आपका? ज्ञान। चलो ज्ञान दो हम लोगों को। नहीं पता? कहाँ से हैं भाई ज्ञान आप? जौनपुर से हो? बैठो। तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? रजनीश कुमार। बताओ भाई रजनीश, क्या है सोशल डेवलपमेंट? बैठो। तुम बताओ भाई, कहाँ पीछे देख रहा है लड़का? तुम ही कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक। बताओ भाई अभिषेक, तुम रायबरेली से हो? बताओ कहाँ। सोशल डेवलपमेंट किसको कहते हैं?
वो आते हैं विकास करके चले जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी डिफिनेशन है। कौन प्रधान विकास करता है? प्रधान तो सिर्फ अपना विकास करता है। हमने तो यही देखा है, प्रधान अपना विकास करता है। प्रधान के लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, तुम यहीं पढ़ लो। तुम्हारे यहाँ का प्रधान का लड़का दिल्ली में पढ़ रहा होगा, या तुम्हारे यहाँ प्रधान का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा होगा, तुम यहीं पढ़ लो। उसका विकास हो गया, तुम्हारा विकास तो नहीं हुआ। बैठो पीछे भाई, आप खड़े हुए, क्या नाम है आपका? हाँ रोहित, बताओ रोहित। अपलिफ्टमेंट हो जाए, ठीक है। और ठीक है, बैठो। हाँ ऐसे कंट्री, फिर दुनिया, फिर पृथ्वी, फिर मार्स, फिर जुपिटर। और कुछ? अरे बताओ भाई, हम लोग भी सुन लें। ठीक है। और पर कैपिटा इनकम, हाँ बताओ भाई। कहाँ स्कूल में फ्री एजुकेशन कब? अच्छा प्राइमरी में। एक भाई, हम तो पैसा दे के पढ़े हैं, हम क्या स्कैम हो गया मेरे साथ? हाँ ठीक, सही है। देखिए आप लोगों को पता है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता। और कोई बताना चाहता है? पीछे एकदम भैया, एकदम पीछे। हाँ क्या नाम है आपका? आकाश। आज भी तुम एकदम पीछे बैठे हो आकाश? अच्छा वो दूसरा था क्या, कोई लड़का? उख, बताओगे कुछ? सोशल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? लाइफ को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, हाँ वो भी सोशल डेवलपमेंट का इस स्लोगन है, बैठ जाओ। सही है, सबका साथ सबका विकास। ये सोशल डेवलपमेंट का ही एक स्टेटमेंट है कि हम सबको लेके चलेंगे, है ना। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज का वो हिस्सा भी जो एकदम दबा कुचला है, डाउन ट्रोडिंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसका भी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोशल डेवलपमेंट में 3 स्टेप्स होते हैं या 3 फैक्ट्स होते हैं। पहला सोशल डेवलपमेंट या सोशल या सोसाइटी के लेवल पे डेवलपमेंट जब होता है, सोसाइटी। दूसरा पॉलिटिकल, और तीसरा इकोनॉमिकल। तो 3 तरीके से आपका जब डेवलपमेंट हो जाए, सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आप के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो आपके साथ मतलब इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हो रही है, अनटचेबिलिटी एंशिएंट टाइम में प्रैक्टिस हो रही है, उन सारी चीजों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब अब सोसाइटी का हर एक इंडिविजुअल क्या है? बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबके पास इक्वल राइट है। सबको वोट देने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, एवरीवन आर इक्वल। ठीक है, अब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एंशिएंट पीरियड में क्या था, क्या सबको पढ़ने का अधिकार था? नहीं था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। लेकिन 1947 में जब हमारा देश बना तो अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया? प्रोहिबिट किया गया। किस आर्टिकल के अंदर रखा गया अनटचेबिलिटी को? आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट से आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ है, आपको सामाजिक विकास हुआ है। ठीक है, अब कोई आपके साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। हाँ, अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो, आप कोई आईएएस बन गया, मेरिट की बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, मेरिट की बेसिस पे डिफरेंसेस अभी भी देखे जाते हैं। जैसे कोई आईएएस बना तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो आईएएस बना और रिक्शा चलाने वाला, दोनों के बीच में तो गैप है। मेरिट की बेसिस पे आप डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मेरिट अगर हटा दी जाए तो सोशल लेवल पे आपका कोई डिफरेंसेस नहीं है। एवरीवन आर इक्वल, सभी बराबर है। मंदिर जाने के का अधिकार सबके पास है, आप किसी से छीन नहीं सकते। दूसरा होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है वोट देने का अधिकार आपके पास है, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार आपके पास है, आपको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, हर इंसान को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। आपको मन करे आप भी खड़े हो जाइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करिए, कोई नहीं रोक सकता। ये आपका क्या है?
पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तीसरा होता है इकोनॉमिकल, मतलब हर इंसान को पास अपॉर्चुनिटी है अपना काम करने का, पैसा कमाने का, टू अर्न मनी। आप किसी भी तरीके से आप बिजनेस, लेकिन हाँ वो जायज़ तरीका होना चाहिए कि आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदले, आपका क्या हो, लिविंग स्टैंडर्ड बने, एजुकेशन हो, ठीक है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड हो, आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, वो आपका क्या कहलाता है, सोशल। और इसके अंदर ये तीनों फैक्टर्स आते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये तीनों लेवल पे आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आप देख लीजिए आपका तीनों लेवल पे डेवलपमेंट है कि नहीं। ठीक है, अभी तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, पैसा तो आया नहीं है, तो अभी हम लोग सोशल डेवलपमेंट की प्रोसेस में हैं, मतलब हैं अभी प्रोसेस में हैं, अभी अचीव नहीं कर पाए। जिस दिन आप पैसा कमाने लगेंगे आप क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, कल्चर भी आता है, बहुत ब्रॉड है, कल्चर इस सोशल में ही आ जाता है। अब जैसे सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं तो आपको आपके जो कल्चर है उसको प्रैक्टिस करने दिया जाता है ना। अब जैसे कई सारे लोग पूर्वांचल के इधर आ गए हैं रहने के लिए, बिहार के, यहाँ इलाहाबाद में छठ पूजा थोड़ी होती थी, कभी नहीं होती थी। इलाहाबाद में, प्रतापगढ़, हमारे सुल्तानपुर में कभी छठ वट होती नहीं थी। तो यहाँ से लोग गए हैं तो वहां पे जाके अब ये प्रैक्टिस होने लगी है ना। तो क्या यहाँ से लोग आए हैं जो छठ पूजा करते, क्या उनको पकड़ के मारने लगते हैं क्या, या रोकते हैं? नहीं, अपना कल्चर है, आप प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34, ये बताइए, टाइफून कलमियागी हिट द सेंट्रल रीजन ऑफ विच कंट्री इन द अर्ली नवंबर 25 विद द विंड स्पीड अप टू 205 किलोमीटर पर आवर। टाइफून जानते क्या होता है? साइक्लोन। साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के या इंडियन ओशन में या इंडिया के ऊपर हिट करता है तो उसे साइक्लोन बोलते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं भाई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में जाता है तो इसे टाइफून बोलते हैं। ठीक है, और अगर अमेरिका जाता है तो हरिकेन बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये जो आपका कल मियागी आया, ये कहां पे आया है? ये फिलीपींस में आया है, फिलीपींस और वियतनाम में हिट हुआ था। ठीक है, और इसका जो नाम दिया है कल मियागी, इसका जो नाम दिया है वो किसने दिया है? नॉर्थ कोरिया ने दिया है। किसने दिया गया है? नॉर्थ कोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु नेम्ड टाइफून कल मियागी। ठीक है, तो किसने दिया है? नॉर्थ कोरिया ने दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से पढ़िए। कह रहा है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेजेंटेड द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड इन डैश टू 6 डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जो डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही दिया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहने वाले ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, तो इन सारे फील्ड्स में जो काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छा काम करते, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। कितने लोगों को? 6 लोगों को दिया गया। कहां पे दिया है ये पूछा है? कोहिमा, गुवाहाटी, इम्फाल और गंगटोक। तो ऑप्शन क्या है करेक्ट? गुवाहाटी में दिया है। कहां दिया है? गुवाहाटी में। 6 इंडिविजुअल्स को दिया है। ठीक है, कभी नाम नहीं पूछेगा 6 का, वैसे मैंने यहां पे लिख दिया है 6 के नाम, मन करे तो पढ़ लीजिएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ये सुनामी वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? जापानीज। जापानीज एक वर्ड है सुनामी। ठीक है, वहां से लिया गया है। तो इस पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, बताइए। हाँ, 6 नवंबर नहीं है, मुझे भी नहीं याद, मेरे ख्याल से 5 नवंबर है, आगे लिखा है मैंने 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये जो सुनामी है ये एक डिजास्टर है। क्या है? डिजास्टर है। और ये वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर किया 2015 में। 2015 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और किसने किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में यहां पे लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? चूज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये तो अभी इंडिया जीता, आपने देखा होगा, है ना।
कौन सी नहीं है? हाँ, कहाँ, किसकी कैप्टन है ये? अमेरिका। हाँ, साउथ अफ्रीका की कैप्टन थी। फाइनल में इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी, है ना? सेमीफाइनल में भी मारा था। बढ़िया यार फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? मालदीव बिकम द फर्स्ट नेशन ग्लोबली टू इंपोज बैन ऑन द टोबैको। देखिए मालदीव ने अपने यहां टोबैको पे बैन कर दिया है, इफेक्टिव नवंबर 1 2025। इन दिस रिगार्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला, मालदीव प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ टोबैको एंड द यूज ऑफ एनीवन बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2007। मतलब हर इंसान जो 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद 2007 के बाद पैदा हुआ है वो टोबैको नहीं खरीद सकता। उन्होंने बैन लगा दिया है। ठीक है, क्या यह ऑप्शन सही है? एग्जैक्टली ये सही है। दूसरा कह रहा है कि दिस बैन इंक्लूड टूरिस्ट। अब ये भी बात सही है, अगर आप टूरिस्ट भी हैं, वहां घूमने गए हैं, तब भी आप नहीं खरीद सकते। ये भी ऑप्शन सही है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, टोबैको बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, टोबैको जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। हमारे यहाँ टोबैको और ये इंडियन टोबैको कंपनी वगैरह इतना टैक्स देती है ना, इसीलिए हम लोग बैन नहीं करते। नहीं तो आप देखिए जितने गुटखा खाने वाले, एक तो खासकर उत्तर प्रदेश बिहार वाले जो, हाँ भैया, हाँ सब यही खाए रहते हैं। इतना हार्मफुल है, इतना हार्मफुल है कि क्या बताएं। यूरिया उरिया पता नहीं क्या क्या डाल डाल के बनाते हैं उसके अंदर, है ना? तो अगर आप लोग खाते हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है। और सिगरेट, तो सिगरेट कितने लोग, कोई पीता है यहाँ पे सिगरेट? कभी कभी। बहुत हार्मफुल है। अब जैसे जो सिगरेट पीता है और जो नहीं पीता है, जो नहीं पीता उसको मैं कहूँ 1 किलोमीटर दौड़ जाओ, वो बड़े आराम से दौड़ जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं है, नहीं दौड़ता डेली, थोड़ा बहुत वो हाफेगा। लेकिन जो सिगरेट पीने वाला है वो आधे घंटे तक हाफेगा। ठीक है, इसलिए जो ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, तो जो ट्रैकिंग करने जाते हैं तो पहले ही पूछते थे, भैया आप सिगरेट विगरेट तो नहीं पीते ज्यादा? क्योंकि आपको ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाएगा। क्योंकि आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, ऊपर लेके जाएंगे आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। आपका लंग्स वैसे कमजोर हो चुका है, सांस होने लगेगी आपको। ठीक है, बड़ा हार्मफुल है, सब से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। यह अभी आई है ना स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसमें बताया गया। फिर से पहले नंबर पे कौन आया है? सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा साफ सुथरा है। गया है कोई इंदौर? बहुत बढ़िया है, बहुत साफ सुथरा है। वैसे इंदौर भी है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, साफ साफ। भोपाल भी बड़ा बढ़िया है ना? भोपाल है, ये है, जबलपुर भी बड़ा साफ है ना? हमारे यहाँ है सब गंदा। अपना घर साफ रखो, बाहर गंदा रखो। मेरा जहाँ पे रूम है, मैं अपने रूम की बात बताऊं, मेरे रूम के जस्ट सामने एक घर है। तो क्या करते हैं, उनका किचन जो है वो बालकनी के पास है। तो बालकनी में ऐसे प्याज व्याज काटती हैं, देखती भी नहीं है, ऐसे उठा के फेंक देती हैं। वो बालकनी से आता नीचे गिरता है। नीचे कोई खड़ा हो, कुछ हो, तो ये बेसिक एटिकेट्स है। अब कोई मैं जाकर उनको समझाऊंगा थोड़ी कि नहीं आंटी ऐसे करिए, वो हमको समझाने लगेंगे। ये तो बेसिक एटिकेट्स है, आपको आने चाहिए, है ना? तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है, ठीक है, आप जो है सब सही है। ठीक, देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है, मदुरई हैज टॉप्ड द लिस्ट एज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया 2025, फॉलोड बाय लुधियाना एंड चेन्नई। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये सही है। मदुरई सबसे ज्यादा डर्टी सिटी है इस वक्त आपकी, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में आया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है द स्वच्छ सर्वेक्षण इज एन एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं करती, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको कंडक्ट कराती है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो सिर्फ आपको इनकरेक्ट बताना था, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ही तो इनकरेक्ट है, पहला तो सही है। ठीक है, पहले जो क्लीनेस्ट सिटी आया वो इंदौर आया, दूसरे नंबर पे कौन है? सूरत दूसरा सबसे ज्यादा साफ शहर है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका नवी मुंबई। क्या आता है? नवी मुंबई। ठीक है। बिहार से याद आया, बिहार एक बार गया था मैं पेपर देने, टेस्ट एग्जाम देने। तो नहीं, सुपौल एक जगह है, बहुत दूर है, एकदम नेपाल बॉर्डर लग गया था। अरे भाई वहां सुपौल में गया, तो एक तो जाने में बिहार से जो ट्रेन, अच्छा मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ बिहार ऐसा है वैसा है, आप अपने दिल पे मत लीजिएगा। मैं जिंदगी में एक बार बिहार गया हूँ बस। तो मैं जिस ट्रेन में जा रहा था उसमें सिर्फ लड़के, गर्मी का टाइम था, तो मतलब गर्मी थी। तो जैसे ही हम ये आरा के आगे पहुंचे, सब ने अपना अपना जूता उतारा और मोजा। अब आप सोचिए गर्मी का क्या होता है,
वहां से लेकर के मैं पटना तक मैं ऐसे बैठा था, और मतलब ऐसा वातावरण था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको घर पे जाके खाना भी खाना है अभी, ठीक है। तो इतना बुरा हाल था। दूसरी चीज, एक तो मुझे भोजपुरी बिल्कुल नहीं आती। वहां गए तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। तो यहाँ मतलब उनसे बोलना पड़ता है, भैया हिंदी बोलिए, हिंदी, ठीक है। और ऐसा पड़ा था सेंटर सुपौल में, मेरा जहाँ सेंटर गया था वो बीपीएससी का था, बिहार पीसीएस का एग्जाम मैंने देखा। छप्पर पड़ा था स्कूल में, पानी बरस रहा था, पानी बरसा था तो टपक रहा था पानी, है ना। सीट नहीं थी तो वहां पे वो नीचे दरी वरी पड़ी थी, दरी पे बैठ के पेपर दिखा था मैंने। ये था 2023 में, तो 2023 में। हाँ 20। तो क्या आपको लग रहा है क्या 1990 में थोड़ी दे के आए थे 1990 में पैदा ही नहीं हुए थे हम 2023 की बात बता रहा हूं, रीसेंट बात बता रहा हूं, 2023 की, ठीक है। ये आलम है। तो बिहार सच में बड़ा पिछड़ा है, और मुझे सच में रियलाइज हुआ बहुत पीछे है। सिर्फ पटना ठीक ठाक दिखा था, बाकी पटना छोड़ दो, बाकी जैसे पटना से मैं आगे बढ़ा, बड़ा बैकवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं। इसीलिए वहां पे बिहार के लोग, बच्चे सब बाहर जाते पढ़ने। कितने लोग यहाँ बिहार के हैं? मेजोरिटी वहीं की है, ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के बड़ा जल्दी दिल पे ले लेते हैं, उनसे डर भी लगता है कि कैसे बोल दिया मेरे बिहार को ऐसा, है ना। और बिहारियों की एक बात है, बिहारी पढ़ने में बहुत स्मार्ट होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स सबसे ज़्यादा, मैथ्स ऑनर से सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लड़के आपको बिहारी मिलेंगे, नो डाउट, और बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन बिहारियों के अंदर एक आदत पता नहीं कौन सी होती है, बिहारी जब तक अपने स्टेट में रहते हैं मेहनत नहीं करते, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो छप्पड़ फाड़ मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वहां के लोग पीछे हो जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। हाँ, चाहे मजदूरी करेंगे तो ऐसी मजदूरी करेंगे वहां का आदमी पीछे रहेगा, इधर भी ईटा, इधर भी ईटा, सर पे ईटा, इधर ईटा, हर जगह लेके चलेगा लेकिन जब तक अपने स्टेट में रहेगा मेहनत नहीं करेगा, बाहर निकलेगा, पढ़ने वाला बच्चा रहेगा तो ऐसा पढ़ेगा कि जो उस स्टेट का बच्चा है वो बहुत पीछे है ना। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी रहेगा तो एकदम आगे, है ना। अपनी स्टेट में जाते पता नहीं क्या हो जाता है कि वहां मेहनत नहीं करते हैं, हाँ वहां रिलैक्स हो जाते हैं, मन नहीं लगता, बाहर मन लगने लगता है, और फिर वहां जाके मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। बिहारी बहुत सक्सेसफुल हैं बाहर, लेकिन अपने स्टेट में सक्सेसफुल नहीं है। अब इसका रीजन मुझसे ज्यादा अच्छा आप ही जानेंगे। चलिए, इसमें आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लखनऊ हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? मतलब खाने पीने से रिलेटेड, कुजीन, ठीक है, ये सबसे रिलेटेड। ड्यूरिंग द 34th सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। सही है? श्योर? मेरे दोस्त, ये 34th नहीं है, 43rd है, ऐसे ही गलत होते हैं। 43rd सेशन है, 34th सेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन समरकंद, ताजिकिस्तान। सही है? समरकंद ताजिकिस्तान में नहीं है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है, ये उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नीदर वन नॉर, ठीक है, दोनों गलत हैं। बात समझ में आ गई? इससे पहले क्या और किसी को गैस्ट्रोनॉमी में हम लोगों को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया यूनेस्को द्वारा? लखनऊ से पहले किसी को? हैदराबाद को भी किया गया, ठीक है, हैदराबाद को भी डिक्लेयर किया गया 2019 में। हाँ, अभी तक दो ही, ठीक है। तो ये उज्बेकिस्तान में है, कजाकिस्तान में नहीं है। आई बस में। चलिए, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।